अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान कहानी के सिलसिले की ये अगली किस्त, और शायद इस किस्त को रिकॉर्ड कराने के लिए आपने तो इसको सुनने के लिए एक दिन का इंतज़ार किया, मुझे तो इसको रिकॉर्ड कराने के लिए भी बड़ा जो है वो एक तजस्सुस और एक बड़ा मैंने काफ़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। हम बात कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स के कंपैरिजन पे। मेरा ये मानना है कि कोई भी डिसिप्लिन कनेक्टिविटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं प्रीवियस एपिसोड्स के, और साथ साथ हर 10 किस्तों को हमने कंपाइल करके एक साथ भी कर दिया हुआ। आप जब ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो पहली 10 जो किस्तें हैं उनको हमने एक फॉर्म में अपलोड भी कर दिया हुआ ताकि आप एक कनेक्टिविटी में उनको भी जो है वो देख सकें। तो जनाब बात ये हो रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिन्ना को मैंडेट दे दिया और जिन्ना साहब जो है वो कलकत्ता में चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए कांग्रेस कमेटी को। अब कांग्रेस कमेटी को जब पॉइंट्स पेश किए जनाब, तो कांग्रेस कमेटी ने आगे से जो जवाब दिया वो जवाब दिया, सॉरी जिन्ना साहब, यू आर लेट। अब तो हमने ये तय कर ली हैं सारी चीज़ें, अब तो तकरीबन आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया की उन्होंने इनको अप्रूव भी कर दिया है, तो अब मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो इसको अप्रूव कर दें। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन वो कहती हैं आप लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना के उनको कॉर्नर कर दिया है। लेकिन काफ़ी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि वो नेहरू रिपोर्ट को मान लें, तो आप मुस्लिम लीग और बाकी जो बड़े लीडरशिप है और पार्टीज़ हैं वो भी मान लें, और ताकि हम इसको अंग्रेज़ों के सामने रखें। जिन्ना साहब ने फरमाया हाँ ठीक है, क्यों नहीं भाई जनाब, मेहरबानी करेंगे। 14 निकात है हमारे, इनको भी आप अगर बीच में एडजस्ट कर लें। देखिए अब पॉलिटिक्स है, मैं 14 निकात दे रहा हूँ तो अगली पार्टी ठीक है सारे पॉइंट्स नहीं मानने, आधे मान लें, क्यों माने तो सही, तो बातचीत हो। लेकिन जनाब कांग्रेस कमेटी जो नेहरू कमेटी थी सॉरी, तो वो जनाब कह सॉरी यू आर लेट, अब तो हम इसको फाइनल स्टेज पे बस अप्रूवल की स्टेज में है, अब सारे इसको माने, हम अंग्रेज़ों को दें। जिन्ना साहब बड़े मायूस हुए। एसएम इकराम की किताब है मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उसमें बड़ा बायोग्राफिकल नोट उसने बड़े बेहतरीन करके सबके लिखे हूँ। तो उसमें जो जिन्ना साहब वाला चैप्टर है उसमें वो लिखता है कि बड़े प्यारी जो है वो तरीके से उसने लिखा। मैंने कहा जिन्ना साहब कलकत्ता के स्टेशन पर एक पाँव उनका जो है वो ट्रेन के पायदान पे था और एक पाँव अभी प्लेटफॉर्म पे था, और वहाँ उनका दोस्त जमशेद मौजूद था जो उनको रुखसत करने आया था। तो जिन्ना साहब ने उसकी तरफ देख के बड़े गमगीन अंदाज में कहा, जमशेद दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, अब रास्ते अलग अलग। मार्च 1929 का जिन्ना, पार्टिंग ऑफ द वेज। इसके बाद जिन्ना की पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें कभी यूनिटी, आओ एक साथ हो के ब्रिटिश से बात मानते हैं, प्रीवियस तो यही चल रहा ना। पार्टिंग ऑफ द वेज कई सवालों में, कई जगहों पर, कई इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज। कमाल की खूबसूरत, बड़ा आदमी, बड़ा लीडर, बड़ी बात करता है जनाब, छोटे से जुमले में पूरी बात कर देता है। जिस तरह लेनिन रशियन रेवोल्यूशन वाला लेनिन मशहूर आम, तो लेनिन ने एक छोटा सा सेंटेंस कहा हुआ, लेकिन उसके पीछे पूरी रशियन फॉरेन पॉलिसी और पूरी कम्युनिस्ट रजीम की पॉलिसी क्लियर हो जाती है। उसका छोटा सा सेंटेंस है, आवर विक्ट्री इन यूएसएसआर इज ओवर हाफ विक्ट्री। बंदा कहता अल्लाह ये क्या, आधी चीज पूरी दुनिया में फैलाएंगे हम कम्युनिज्म को। तो बड़ा लीडर बड़ी बात करता है। दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज। अब देखते हैं फिर कि जिन्ना साहब ने कोई नेहरू रिपोर्ट को ऑल टुगेदर तो रिजेक्ट नहीं किया। अब जब हम जिन्ना साहब कह रहे हैं ना, तो जिन्ना साहब मतलब कि उनके पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तमाम मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज का मैंडेट एक बंदे के पास, ये छोटी बात नहीं है। तमाम स्कैटर्ड मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिनमें एक बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग भी है, सब इस बात पे मान जाएं कि हाँ मोहम्मद अली जिन्ना हमें रिप्रेजेंट करे। जो दोज हु बिलीव कि जिन्ना साहब तो सिर्फ मुस्लिम लीग के लीडरशिप थे, ये डेवलपमेंट, और इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना ने किया वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का लीडर था, मुस्लिम लीग के फोरम से था, लेकिन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का लीडर था जनाब। खैर जी, तो जिन्ना साहब ने
को रिजेक्ट तो नहीं किया नेहरू रिपोर्ट। पिछला लेक्चर उठा के देख लें जो हमने किया, किताबें खोल के देख लें जनाब, डिस्क्रिप्शन में किताबों के लिंक भी मैंने बताए हूँ। हम तो बात कर रहे हैं जनाब के बस ये मेहरबानी है इनको देखने पॉइंट्स को, 14 निकात को। अब इन 14 निकात में 4 तो मनोवन वो हैं जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में। कैसा? डिट्टो सेम अंग्रेजी के साथ वही है। यानी जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में 1927 में हमने कांग्रेस को कहा था कि आओ यूनिटी कर लेते हैं, वही 4 पॉइंट डिट्टो वही हैं। अब करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन जनाब 7 बड़े पॉइंट्स में है, 7 पॉइंट्स में। लेकिन ये 7 पॉइंट्स आपको कांग्रेस की इंटेंशन खोल के रख देंगे, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में कोई इशू नहीं है, कोई भी न्यूट्रल आदमी उसको पढ़े उन्होंने कहा वाह क्या बात है, लेकिन हमें तो इशू है इंटेंशन से। अब चलते हैं फिर एक एक पॉइंट को देखते हैं, और एक एक पॉइंट को आज हमने इस लेक्चर में, आज मैं इसको रोकूंगा नहीं, आज आपको सारे पॉइंट्स एक साथ एक ही एपिसोड में हम बताएंगे। मुझे एक जो है वो व्यूअर ने रब्ता किया, उन्होंने कहा भट्ट साहब जो है वो बीच में बात आप छोड़ देते हैं, एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जनाब आज ये पूरी बात जो है वो सारे कंपैरिजन आज के लेक्चर में होंगे। नेहरू रिपोर्ट, तर्ज हुकूमत, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जाहिर है कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें आप बताएंगे तो सही कि आपको क्या तर्ज हुकूमत चाहिए, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलेगी। तो नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सही है जी, वफाकी तर्ज हुकूमत, जिस तरह आज हमारी है वफाकी तर्ज हुकूमत, लेकिन एग्जैक्ट ऐसी नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल ऐसी है ना, लेकिन हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। अब उसके अंदर और क्या पेचीदगी है वो बाद में बात करेंगे। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका भी एक फेडरेशन है, सही है जी, तो एक फेडरेशन है जी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ओके, जिना के 14 पॉइंट्स में भी पॉइंट यही है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बंदा सोचता है एक दफा कि यार जब नेहरू रिपोर्ट भी फेडरेशन कह रही है और जिना भी कह रहा है कि जो है वो फेडरेशन हो, नेहरू रिपोर्ट कह रही है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जिना भी कह रहा है 14 पॉइंट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो जनाब ये इख्तलाफ कहां से हो गया जी? ओए होए, बहुत बड़ा इख्तलाफ। याद रखिएगा, जहां भी कहीं आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रीडिंग में वर्ड मिल गया फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको वो मुकम्मल नहीं है, वो लफ्ज वो सिस्टम अपने अंदर, यानी कि आप कहें अच्छा यहां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके ओके वेरी गुड ना, वो कंप्लीट नहीं। उसके साथ एक अगली उसका जो एक पार्ट है, एक जुज है, वो साथ कनेक्टेड है, और वो है क्वेश्चन ऑफ रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर उर्दू में कहेंगे सवाबदीदी इख्तियारात। यहां मसला, नेहरू रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा विद रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर। वफाक में, सेंटर में जो हुकूमत बनेगी, सवाबदीदी इख्तियारात उसके पास ज्यादा होंगे। जिन्ना को ये फोर्सी हो रहा था, जिन्ना कहता नहीं ये काम खराब है, सेंटर में 500 सीटें नेशनल असेंबली, 200 सीटें सेनेट, कौन डोमिनेट करेगा? ऑफ कोर्स मुस्लिम ऑफ इंडिया तो डोमिनेट नहीं कर सकते ना, कॉमन सेंस की बात है। आपको तो सीटें मिलेंगी, जितनी आपकी सीटें होंगी उसमें ही जाएंगे आप उस असेंबली में मेजॉरिटी तो नहीं बना सकते। मेजॉरिटी किसकी होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप माने या ना माने, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो इंडिया की है, तो डोमिनेट वही करेगी। सो ऐसी सूरत में सेंटर में अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती और सवाबदीदी इख्तियारात भी उसके पास ही होंगे, तो मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंसेस का क्या होगा? तो जिन्ना साहब फिर 14 पॉइंट्स में जो असल बात है वो फिर ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन प्रोविंसेस, वफाकी तर्ज हुकूमत होगा, ओके फाइन, लेकिन सवाबदीदी इख्तियारात सूबों के पास होंगे। अब ये पॉइंट अभी भी अधूरा है। इसके साथ अगली जो स्टेज है ना, जहां पे भी फेडरेशन का वर्ड आएगा, तो आपने जरूर अगली चीज एक तो देखनी है कि रेजिडरी पावर्स किसमें है, और अगली चीज उसके बाद जो देखनी है वो देखनी है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का लेवल क्या है।
तब पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पूरा होना है आपका, एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपका तब पूरा होना है। तो एक तो कंपैरिजन, अब ये इंटेंशन की बेस पे है। इंडिया में एक कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, जिना कहता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन प्रोविंसेस। यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड फर्क जरूर होगा। तो आए फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट। नेहरू रिपोर्ट कहती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी इंडिया में, जिना अपने 14 पॉइंट्स में कहता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिया में। तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई कौन सा कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन तो नहीं है जब वहां पे लिखा, लेकिन यहां पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पॉइंट की तरह मसला है। नेहरू रिपोर्ट में जिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र है वो बन जाती है रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी इंडिया के जितने सूबे हैं सबको एक जैसी ऑटोनॉमी नहीं मिलनी, क्योंकि जवाबदेही इख्तियारात किसके पास हैं? नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर के पास होंगे। तो सेंटर डिसाइड करेगा कि किस सूबे को कितनी ऑटोनॉमी देनी है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ये तो होगी फिर उर्फ आम में इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सबको एक जैसी नहीं होगी, यकसा नहीं होगी। और यहीं पर जिना फिर 14 पॉइंट्स में कहता है एब्सोल्यूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअरी पावर्स इन प्रोविंसेस, और वो प्रोविंसेस अपने जवाबदेही इख्तियारात को इस्तेमाल करने में ऑटोनमस, मुकम्मल एक जैसा। भाई आप कांग्रेस की मेजॉरिटी के जो प्रोविंसेस हैं उनको आप ऑटोनॉमी ज्यादा दे दें, और वो प्रोविंसेस जहां से कांग्रेस की हुकूमत ना बने उनको आप कहें नहीं 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 अभी आपको ऑटोनॉमी नहीं, अभी आपको ये चीज पूरी करें, अभी आप ये करें, अभी आप ये करें। तो कांग्रेस जो पूरे इंडिया को डोमिनेट करना चाहती है, जिना फोर्सी कर गया हुआ था। ये बात समझ आती है इन 2 पॉइंट्स के जरिए, और ये बुनियाद है। अच्छा, बड़े लोग ना फिर जो एंटी जिना है या एंटी पाकिस्तान मतलब कि फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ है, वो कहते हैं जी अच्छा अगर जिना फ्रीडम मूवमेंट की में इसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कह रहा था तो 1935 के एक्ट में तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, सूबाई खुद मुख्तारी भी आ गई, सबके लिए एक जैसी भी आ गई, चाहे उसमें रिस्ट्रिक्शन थी लेकिन एक जैसी आ गई, कंकरेंट लिस्ट थी ना उसमें, हम करेंगे उस पर बात। तो जिन्हों ने उस वक्त फिर फेडरेशन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे जो लोग आपके इर्द गिर्द सवाल करते हैं या अधूरी जो है वो हिस्ट्री और अधूरा फलसफा सियासत का पढ़ा होता है, तो वो इस तरह के सवाल करते हैं। उनको बंदा कहे भाई जाके पहले पढ़ के आओ, पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ये रिपीटेडली मैं वर्ड यूज करता हूँ। तो अभी दूर नहीं है, ज्यादा करीब है, कुछ ही लेक्चर्स में हम 35 में भी आ जाएंगे, हम इस सवाल का भी जवाब दे लेंगे। लो जनाब, चलते हैं आगे। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में क्लियरली एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ कि मजहब का इंडियन सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, आपका इंडियन पॉलिटिक्स में इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए किसी भी सूबे में मजहब की बुनियाद पर सीटें फिक्स नहीं की जाएंगी। यानी किसी सूबे में भी लेट्स से एक सूबा उसमें 100 सीटें हैं उसकी प्रोविंशियल असेंबली में, तो पूरा सूबा 100 हलकों में तकसीम हो जाएगा। उन 100 हलकों में कैंडिडेट्स कंटेस्ट करें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, जो 100 बंदा जीतेगा वो असेंबली में आ जाएगा। जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी हुकूमत बना लेगी, मेजॉरिटी में नहीं होगी तो 2-3 मिलकर इल्हाक करके जनाब इत्तेहाद करके हुकूमत बना लेंगे। लेकिन मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान में सियासत नहीं करने देंगे। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ना करने दें। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये जो हम जब पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो नेहरू रिपोर्ट में इस पूरे पॉइंट के साथ अगला जो पॉइंट है वो है 25% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। वफाक में, सेंटर में, वो नेशनल असेंबली और वो सेनेट, उसमें मिला के मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए 25% सीटें होंगी। आबादी क्योंकि 24-25% है इसलिए सीटें, कंट्राडिक्शन आ गई। यानी आप कह रहे हैं कि सूबों में किसी भी लेवल पर मजहब की बुनियाद पर कम्युनिटीज को हम अलग-अलग
नई सीटें फिक्स करेंगे, जनरल इलेक्शन होगा। तो जनाब सेंटर में फिर 25% किस लिए दे रहे हो? ये बात समझ आती है जी? यानी एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है। ये शो करता है कि कांग्रेस, अगर ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाता तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी उसने। जब इसके रिस्पॉन्स में हम जिना की तरफ आते हैं तो जिना कहता है जनाब रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन प्रोविंसेस, सूबों में आबादी के तनासुब से सीटें मिलनी चाहिए। यानी आबादी के तनासुब मतलब क्या कि जनाब मुसलमानों को उनके परसेंटेज के हिसाब से, लेट से पंजाब में मुसलमान 57% हैं, तो पंजाब की असेंबली जितने भी मेंबर्स की बनेगी उसमें 57% सीटें मुसलमानों के लिए फिक्स होंगी। इसी तरह बाकी सूबों में और बाकी माइनॉरिटीज के लिए भी यही है। ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, बाकी वो चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है। और दूसरी तरफ साथ 25% सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीटें मुस्लिम्स को नहीं चाहिए, सॉरी, हमें चाहिए 1/3, 33%, कम अज कम। और बंदा सोचता है क्यों, ऐसा क्या है 1/3, 33%, एक तिहाई 33% सीटें, 1/3 सीटें, हर जगह फ्रीडम पाकिस्तान फिर में लिखा होता है, रट्टे मारने पड़ते हैं। वैसा है क्या? 25% ले लेते ना सीटें, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। जनाब हमने शिमला में भी ये बात की थी कि हमारी आबादी से ज्यादा सीटें दो हमें, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। किसको कहा था? ब्रिटिश को कहा था। हमने 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस से टेबल पे मनवा के उठे थे। इत्तेहाद के पॉइंट्स में याद कीजिएगा, लेक्चर खोल के देख लीजिएगा कि 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स। एक इंडिया के आप एक ऐसा डोमिनियन स्टेटस में एक इंडिया चलाने जा रहे हैं जिसमें 500 की असेंबली होगी, नेशनल असेंबली। 500 की असेंबली में 125 अगर आप मुसलमान बिठा भी दो तो बाकी 375 तो बड़ा इजीली अमेंडमेंट्स भी कर सकता है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट्स के लिए, तो आप 25% को साइड पे करके बाकियों को जोड़ के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं। 33% के साथ, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, 33% का मतलब है कि अगर कोई अमेंडमेंट इंडिया में आगे होनी है तो बाकी 67% जुड़ेंगे, मिलेंगे, तब अमेंडमेंट होगी। और ऐसी अमेंडमेंट, ऐसी चेंज वो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, सवालिया निशान लग जाएगा कि भाई असेंबली में ये जो 33% है इनसे तो राय ली नहीं गई, इनको तो कॉर्नर कर दिया गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 33% सारे मुस्लिम लीग ही होंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की कि जिना मुस्लिम लीग का लीडर नहीं है, जिना मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का लीडर। सो हमें तो 33% चाहिए कम से कम। अच्छा, अब किसी भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को दिखा लेंगे नेहरू रिपोर्ट होगा जी, देखें मुसलमानों की आबादी 25% थी, इनको 25% सीधे नहीं मिलेगा, वेरी गुड, कोई इस्तेसाल नहीं हुआ। लेकिन इस्तेसाल ऑन पेपर फोर्सी नहीं हो रहा, वो इंडियन पॉलिटिक्स में फोर्सी हो रहा है कि 25% से कुछ नहीं हो सकता। और प्लस ये इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब है कि आगे चल के इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं सूबों में जनरल इलेक्शन, तो भाई सेंटर में 25% फिक्स सीटें दे रहे हो तो कैसे? ये तो कंट्राडिक्शन, सेंटर में 25% सीटें फिक्स दे रहे हो, सूबों में कह रहे हो कोई सीटें फिक्स नहीं करनी मजहब के नाम पे। सो जिन्होंने बड़ा मजेदारी से नेहरू रिपोर्ट को पकड़ा जनाब, ये एक बड़ा मजेदार एनालिसिस, 2 पॉइंट्स में एक साथ आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट कहती है कि क्योंकि सूबों में मजहब की बुनियाद पर सीटें नहीं देनी, ओके ना दो, लिहाजा किसी भी कम्युनिटी को इंडिया में सेपरेट इलेक्टेड की जरूरत ही नहीं। तो सिखों का सेपरेट इलेक्टेड भी वापस हो जाएगा, मुसलमानों का भी वापस हो जाएगा, और जो कुछ और कम्युनिटीज थी वो कोशिश कर रही थी, अगले हम जब जाएंगे 32 तक तो दलित, शूदर, ये भी कोशिशें कर रहे थे, इनके लीडर्स भी आहिस्ता आहिस्ता, तो उनकी भी जिक्र होगा आगे चल के। तो जनाब सेपरेट इलेक्टेड की जरूरत ही नहीं, एक हल्का है उसमें सब बराबर है, सब इंडियन है, कोई मजहब के नाम पे ना वोट लेगा ना वोट देगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत ही कोई नहीं। तो इंडिया में होगा ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। अगर याद करें कोई 2 लेक्चर पहले वाले उठा के देख लें तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में जिन्ना ने
सेपरेट इलेक्ट्रेट सेक्रीफाइस नहीं कर दिया था कि अगर कांग्रेस हमारे ये 4 पॉइंट्स मान ले तो हम सेपरेट इलेक्ट्रेट छोड़ देंगे, और उसका मैंने एनालिसिस भी कर दिया था, आपको देख लीजिएगा एपिसोड 10 में। तो जरूरत क्या अब, ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रेट आपने तो कहा था सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है आप हो गया, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स आ गए। लेकिन जिना 14 पॉइंट्स में फिर कहता है सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, भाई ये तो यू टर्न नहीं हो गया है, बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है आजकल की, तो ये तो यू टर्न हो गया, लेकिन ये यू टर्न है नहीं। 1892 में इंडिया में जो इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो था नॉमिनेशनल, पता आप लोगों को अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने हुए। 1919 में ये नॉमिनेशन इलेक्शन के साथ ऐड हुआ लिटरेरी एंड टैक्स पेयर इलेक्टोरेट, वोटर्स बढ़ गए। 1928 की नेहरू रिपोर्ट कहती है ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जितने बालिग लोग हैं इंडिया में सब वोट कास्ट करेंगे। हमने एपिसोड 10 में बात की थी कि लिटरेरी और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की वजह से थोड़ा सा गैप कम हुआ था, लेकिन अगर आप अडल्ट फ्रेंचाइज कर देंगे बालिग सारा, तो कांग्रेस का और जो मुस्लिम्स ऑफ इंडियन का फर्क वोट बैंक का 65% तो सिर्फ जो है वो हिंदू है इंडिया में, और उस 65% में बहुत सी पार्टी थी, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी जो 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 हिंदू सपोर्ट करते थे वो कांग्रेस को थी। हिंदू महासभा भी थी, उसकी भी कारस्तानियां आगे आपको सुनाएंगे। उनका कारस्तानियां मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव में कहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देनी चाहिए सियासत में हर एक्टर को। जो ऐसा नहीं है कि जो हमारी बात नहीं मान रहा या हमारे विजन के मुताबिक नहीं, आप उसको कहने नहीं ये गद्दार है, ये कॉर्नर हुई। कई हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा हुआ पास्ट में, लेकिन हमें जो है वो एक टॉलरेंस में बाकियों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे आप स्ट्रांग रहें। लो जी आगे चलते हैं। अब अगली बात ये अगला पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे थे, एक हो गया फेडरल फॉर्म का, दूसरा हो गया प्रोविंशियल का, फिर उसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो ये अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ हो जी, तो जिना फिर 14 पॉइंट्स में लिखता है कि अगर अडल्ट फ्रेंचाइज करनी है ना, मतलब ये अब वो पूरी कहानी नहीं लिख रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका एनालिसिस है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ने का जो सेक्रीफाइस था वो टेक्निकली था नॉमिनेशनल इलेक्शन, टैक्स पेयर इलेक्शन, लिटरेरी इलेक्टोरेट्स। अब क्योंकि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स उसको ला रहे हैं, सॉरी अडल्ट फ्रेंचाइज को, तो अगर अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में लानी है तो फिर जनाब मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट रखना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि ये तो फिर इलेक्शन में वो 1892 वाले इलेक्शन वाला हिसाब हो जाएगा। अच्छा जी जेन में ख्याल आता है कि जिना कह देता कि जी नहीं ये अडल्ट फ्रेंचाइज छोड़ो, तब हम सेपरेट ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स मान लेंगे। तो जनाब कोई लर्नेड पॉलिटिशियन, कोई भी लर्नेड पॉलिटिशियन वो किसी भी डेमोक्रेसी की सपोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकता। यानी ये तो बिल्कुल ही आपको तो कोई एक पॉलिटिकल विजडम रखने वाला पॉलिटिशियन समझेगा ही नहीं अगर आप कह दें कि अडल्ट फ्रेंचाइज आ रही है इंडिया में, इससे मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा क्योंकि वोट बैंक बहुत ज़्यादा गैप पड़ जाएगा, तो छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं कह सकता ना। तो उसने यही कहना है कि अगर अडल्ट फ्रेंचाइज लानी है तो फिर जनाब सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये क्लियरली नेहरू रिपोर्ट की इंटेंशन थी कि अडल्ट फ्रेंचाइज आएगी, उससे जनाब कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। सो हम बात करें सारी देखनी इंटेंशन बेस्ड थीसिस में, और जिना फोर्सी कर रहा है अगले 40-50 साल को कि ये जनाब हमारे लिए तो मौत वाक़या हो जानी। और जिना का जो ख्याल था बेसिकली वो ये था कि कांग्रेस एक यूनी पार्टी सिस्टम लाना चाह रही है इंडिया में, और ये यूनी पार्टी सिस्टम 1928-29 इटली में मैजोलिनी ने जड़ें पकड़ ली थी यूनी पार्टी सिस्टम की। रशिया में यूनी पार्टी सिस्टम ने अपनी स्ट्रॉन्ग जड़ें लेनिन के बाद स्टालिन आ चुका हुआ था, जड़ें पकड़ चुकी हुई थी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नाजी पार्टी जो है वो अपनी आहिस्ता 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 जड़ें पकड़ती जा रही थी। 32 में तो वो फिर इलेक्शन भी जीत गया हिटलर। सो हर जगह पर वो एक जो यूनी पार्टी सिस्टम था वो नजर आ रहा है, और उस कांग्रेस एक बीइंग सोशलिस्ट पार्टी उन चीज़ों को उसका असर पड़ रहा था। इसीलिए तो कहते हैं 37 के इलेक्शन में कांग्रेस ने किसी की नहीं सुनी। और जनाब ये सारी पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट देखना होता है, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ थी और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी। थोड़ा सा ज़रा हट के भी ज़रा चीज़ों को देखिए, तभी आपको अपनी पॉलिटिक्स की सही समझ आनी। अब आप कांग्रेस को बना देते हैं पूरी की पूरी हिंदू नुमाइंदा जमात।
अच्छा, ये आगे हम जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में जाएंगे तब ये सवाल ज़हन में आ रहा होगा आपका कि फिर कांग्रेस ने रामराज के नारे क्यों लगाए। ठीक है, वो यूनिपार्टी सिस्टम है, यूनिपार्टी सिस्टम में जो उसको उसके इंटरेस्ट को फैसिलिटेट करेगी चीज़, उसने उसका नारे को उठा लेना। चलो आगे चलते हैं। अब जनाब बड़ा मशहूर पॉइंट है जिना के 14 पॉइंट्स में, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। अच्छा जी, एक बहुत पहले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने, व्यूअर ने हमें कहा कि जनाब सिंध, आपने कहा जी कि सिंध तो था ही नहीं। तो जब मैंने कहा सिंध नहीं था तो उसका मतलब सिंध एज अ प्रोविंस नहीं था, इलाका तो था, जाहिर है तारीखी तौर पे हज़ारों साल से इलाका है। आपकी मेजर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिंध के एरिया में जो है वो डेवलप हुई। अच्छा जी, नेहरू रिपोर्ट में भी लिखा हुआ सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा, होगा तो फिर कहाँ का कंपैरिजन जी, कहाँ का इख्तलाफ? यानी जिना अपने 14 पॉइंट में लिख रहा है कि जी सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए और ये अपनी रिपोर्ट में ऐड कर लें, तो नेहरू कमेटी क्या बेवकूफ़ थी? वो उसको पढ़ते उसको कहते हाँ ठीक है इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये तो हमारे पास पहले ही ऐड है। तो कहीं ना कहीं तो इशू है, तो इशू समझाते हैं आपको, क्योंकि सारे मसले थे नीयत के, इंटेंशन के। नेहरू रिपोर्ट में जो सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो कहानी है, वो कहानी ये है कि एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी जो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि क्या ये नया सूबा अगर सिंध को बॉम्बे से अलग करके अलग सूबा बना दिया गया तो क्या ये सूबा अपने फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपने कैरी कर सकता है। पहले वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, वो जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद फिर हम जनाब असम्बली में उसको रखेंगे, असम्बली में जनाब वो मेजॉरिटी से उसको पास किया जाएगा, तब सूबा बनेगा। अब जिना सोच रहे हैं यार बड़े सियाने हैं, बड़े अक्लमंद हैं, पहले तो बाद कमेटी में डाल देंगे। तो पहली स्टेज पे तो हो सकता है कमेटी कह दे कि नहीं जी नहीं ये तो फाइनेंशियल बर्डन अपना नहीं ले सकते, चलो फर्ज माल कमेटी ने कह भी दिया कि हाँ ये बर्डन ले सकते। फिर उसके बाद असम्बली, और असम्बली आप इंडिया की बना रहे हैं, उसमें 25% मुस्लिम की मेजॉरिटी दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बाकी सारी मेजॉरिटी तो आपकी होनी है। तो वहाँ पर जनाब इलेक्शन करवाना है, अपनी असम्बली में वोटिंग करवानी है, और असम्बली में जनाब मेजॉरिटी ने कह देना नहीं, तो कांग्रेस ने कहना देखो जी जिना साहब हमने तो आपके लिए इरादा फरमाया था, हमने आपको कहा कि देखिए कमेटी भी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट भी दी, असम्बली में भी रख दिया, वो असम्बली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस हैं और वो नहीं मान रहे जनाब, हम क्या करें। तो जिन्होंने 14 पॉइंट्स में का जो कॉन्टेक्स्ट है फिर जिना का वो है इमीडिएट सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। कमेटी ना खेलो मेरे साथ। अच्छा, ये सिंध का इलाके जो है ना वो बॉम्बे के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे। 1843 में 1843 में सिंध अंग्रेजों ने कैप्चर किया, तो उस वक्त से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ बॉम्बे के प्रोविंस में थे, ये ज़हन में रखिए। ये अब फर्क आ रहा है इंटेंशंस का, नीयतों का। सियासत में चीज़ें वो लग रही हैं टेबल पे, वर्ड्स एक जैसे हैं, लेकिन पीछे इंटेंशंस हैं सारी। इसीलिए तो जिना जब कहता है ना दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, तो वो एवं ही सिर्फ गमगीन होके नहीं कह देता, वो उस पूरे इरादे को कोशिश करता रहा पास्ट में कि यार मैं किस तरह इनको साथ लेके चलूँ, किस तरह साथ लेके चलूँ, लेकिन अब आगे उस पर यहाँ हो गया, वादे हो गया कि नहीं अब नहीं ये साथ चल सकते। और उसके बाद का जिना फिर खुल के खेला, ऐसा खुल के खेला कि कांग्रेस उसके करीब भी नहीं पहुंच सकी। अच्छा जी आगे चलते हैं। जैसे मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है ये, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये कंपैरिजन बताऊंगा, ताकि वो एक व्यूअर ने बड़ा उसने फ़ोन करने लगा जनाब आप क्या करते हैं, रोक देते हैं, फिर हमें 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो ये पूरे जाएंगे। अच्छा जी अगली बात कर लेते हैं। जिन्हों ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में भी लिखा हुआ कि जी रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, नेहरू रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हाँ जी रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान होगा। पहले ड्राफ्ट में बलूचिस्तान का जिक्र नहीं था, उन्होंने कहा जी गलती होगी, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया, बलूचिस्तान का फिर जिक्र भी आ गया। यानी नेहरू रिपोर्ट ने लिखा कि NWFP और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स होंगी। तो जिना को क्या जरूरत थी, जिना 14 पॉइंट में फिर लिख रहा रिफॉर्म्स इन NWFP इन बलूचिस्तान, तो क्या जरूरत है, ये कौन सा कंपैरिजन हुआ। लेकिन अगेन वही बात, नियतों का मसला। नेहरू रिपोर्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है जनाब बेसिक रिफॉर्म्स। पहले NWFP इन बलूचिस्तान में होंगी बेसिक रिफॉर्म्स। बेसिक रिफॉर्म्स क्या होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे हम काम करवाएंगे। पहले इन पे काम करवाने के बाद फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, असम्बलियाँ बनेंगी, लोकल बॉडीज होंगी, या पूरा का पूरा एक, फिर उसमें इलेक्शन हो, हुकूमत बने, जिसकी भी हुकूमत बने, कांग्रेस की बने, मुस्लिम लीग की बने, किसी और थर्ड पार्टी की बने। अब जिना को ये ख्याल था कि यार ये बड़े सियाने हैं, ये मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं,
रिफॉर्म पता लगे अगले 50 साल जो है वो बेसिक रिफॉर्म्स ही चल रही हैं एनडब्ल्यूएफपी में, बलूचिस्तान में। भाई जी बेसिक रिफॉर्म जनाब पूरी होंगी, उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी। जनाब ना, रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम पैटर्न एज इन अदर प्रोविंसेस। जैसा कि दूसरे सूबों में है वैसा ही एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान में हो। 1912 में वापस जाएं जरा, जिन्होंने लेक्चर सुने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं तारीख कनेक्टिविटी का नाम है, कोई भी डिसिप्लिन कनेक्टिविटी का नाम है। 1912 में क्या हुआ था? बिहार उड़ीसा सूबे बने, बिहार और उड़ीसा की मिला के असेंबली बनी। हाँ जी बनी। 30s तक ये कंबाइंड असेंबली चलती रही, उसके बाद ये अलग-अलग असेंबली होगी, लेकिन ये बनी, इलेक्शन हुए। आज का बिहार भी, आज का वो इंडिया में बैकवर्ड प्रोविंसेस में शुमार होता रहा है अर्ली 21st सेंचुरी तक, आज का भी। तो उस वक्त क्या हाल होगा? तो उस वक्त 1912 में तो कांग्रेस नहीं चीखी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बजाय पहले बेसिक रिफॉर्म्स को बिहार में शुरू करें। उस वक्त तो आपने फौरन असेंबली को ऑन भी कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो अब हमारी बारी आई है तो आप कहते हैं नहीं जनाब पहले बेसिक रिफॉर्म्स। ऐसा तो ना करें ना जी। तो ये उसी पैटर्न पे जिस तरह आपने बाकी सूबों में हुआ, असेंबलियां बनी हुई हैं, इलेक्शन हो तो ठीक है, बेसिक रिफॉर्म भी चलती रहेंगी। अब इस वक्त हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें सूबों में हुकूमतें चाहिए, मुस्लिम्स की हुकूमतें, मुस्लिम लीग की नहीं, याद रखिएगा, जिना मुस्लिम्स का लीडर है, मुस्लिम्स की हुकूमतें चाहिए ताकि हमारा एक कद बने, वेटेज बने। लो जी, अगर ऐसा हो जाता, बंगाल में आबादी के लिहाज से सीटें मिल जाएं, पंजाब में आबादी के लिहाज से सीटें मिल जाएं, सिंध अलहदा हो जाए, एनडब्ल्यूएफपी में रिफॉर्म्स आ जाएं, बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स आ जाएं, 5 सूबों में मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी। और छठे सूबे को इग्नोर ना कीजिएगा, आसाम कॉर्नर में। आसाम में सबकी कंपोजिशन ऐसी है कि कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट ही बननी है और उसमें मुस्लिम्स शामिल हो जाएंगे। ये 6 सूबे हो गए। अगर ये चीज मान ली जाती है तो इंडिया के टोटल सूबे हो जाएंगे 12। ये तो 6 हो जाएंगे जहां मुस्लिम्स की गवर्नमेंट बनेगी, रोक ही नहीं सकते आप। और बाकी 6 सूबे यूपी, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, ये 6 सूबे मेजॉरिटी कांग्रेस की। और इनमें भी 2 सूबों में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं है, वहां हिंदू महासभा की को ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, बिहार में और सीपी में। वहां हिंदू महासभा एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसकी जड़ें ज्यादा थी। तो कौन सी कांग्रेस इसको मानेगी? तो मौत आने रही। 25% मुसलमान आधे इंडिया के सूबों पे हुक्मरानी करेंगे, कहां माननी? लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल टुगेदर इनकार करेंगे तो जो छोटी मोटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अंदर खाते कांग्रेस जो कह रहे थे ना पिछले इलेक्शन को उठा के देखिएगा कि जी बातचीत हमारी चल रही है तो जिन्ना साहब आप भी मानिए, तो अगर ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देंगे तो वो भी मुंह बना लेंगे, तो वो कहें सॉरी यू आर लेट। तो जिन्हों ने कमाल खूबसूरती के साथ जब ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फोरम से 14 पॉइंट्स जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया उनकी किसी भी तरह एज अ पॉलिटिकल फोर्स नेहरू रिपोर्ट पे इकट्ठी नहीं है। आप ये ब्रिटिश के सामने कांग्रेस पेश भी कर दे तो इसकी लेजिटिमेसी नहीं बनती है। और दूसरी तरफ साइमन कमीशन अपना काम इंडिया में कर रही है। वो 1928 में तो आ गए थे ना, गए तो नहीं, पत्थर भी पड़े उनको, अंडे टमाटर भी पड़े, लेकिन मौजूद तो रहे। अब ये 1929 और जो शुरू के जो 1930 का फेज, ये एक पॉलिटिकल कैओस हो गया। करें तो करें क्या? एक तरफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे 1929 में, 1919 के बाद नहीं हुई। ऊपर से ग्रेट डिप्रेशन का भी इम्पैक्ट आ गया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, तो गिरफ्त चीज़ों पे हल्की होगी। 1929 कांग्रेस भी आज़ादी का जो एक सोच रही थी आइडिया कि चलो आज़ादी तो नहीं, एक डोमिनियन स्टेटस हम ले लेंगे, वो भी नहीं। अब क्या करें, पीछे भी नहीं हट सकते, कोई नई बात ही देंगे। और एक तरफ मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मॉरल सक्सेस तो है, क्योंकि आगा खान का वो 1907-8 वाला फिक्रा जो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, आप के अजीज के पहले चैप्टर को खोल के देख सकते हैं कि भाई अंग्रेज जाए और हम कांग्रेस के अंडर आ जाएं, सॉरी ये काबिल कबूल नहीं है, ये हम ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो रिलेटिवली मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडरशिप के लिए कि यार
कम से कम जो है वो अंग्रेज़ों की रिफॉर्म्स नहीं आ रही, तो कम से कम नेहरू रिपोर्ट तो नहीं आई। लेकिन इन हालात में कांग्रेस बैक पीछे नहीं जा सकती, मजबूरी है। कांग्रेस ने आगे एक स्टेप आगे ही आना है। कांग्रेस क्या चाहती है? आज़ादी। नेहरू रिपोर्ट के जरिए जो वो एलिमेंट्स के जो नेहरू रिपोर्ट पे इकट्ठे नहीं थे, जिस तरह गांधी इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो इस पे राजी नहीं थे कि ये आप डोमिनियन बना रहे। तो फिर 26 जनवरी 1930, आज भी इंडियन इसको अपना योम जमहूरिया मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 को हिंदुस्तान की सियासी तारीख में कांग्रेस और ख़ास तौर पर गांधी जी ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का नारा लगा दिया। पहली दफ़ा इंडिया में किसी सियासी जमात ने आज़ादी हिंद का नारा लगा दिया। हिंदू, सिख, मुस्लिम, जो कि कई और ग्रुप्स जो कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, एक रेवोल्यूशनरी 1920s की जो आप तारीख तो यूरोप की उठा के देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स की उठा के देखें, जनाब मार्क्सिस्ट भी सड़कों पे हैं, और जनाब एक बड़ा जो है वो एक इनकलाबी सोच मौजूद थी, और इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट था। आज सब इकट्ठे हो रहे हैं गांधी के इर्द गिर्द, आज उसने साथ सॉल्ट मार्च शुरू कर दी और ये कर दी। आज़ादी अंग्रेज से अच्छी बात, लेकिन ऐसी आज़ादी जिन्ना समझता है, जो वही आगा खान की का पॉलिटिकल विजडम जो जिन्ना में भी फिर वही आगे चल रहा है कि भाई ये तो हम कांग्रेस के स्लेव हो जाएंगे, और ये स्लेवरी ज्यादा खतरनाक होगी, इसको कोई तोड़े। और जिसने तोड़ा इस आइडिया को, उसका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। शुक्रिया।